हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म वीमेंस पर। तो जैसा आपने मेरे भाई जाना है कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव सेशंस कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स का हमारा सेशन 1 हो चुका था, जिसमें हमने 9 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आपको EMRS टियर 2 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा हमारे चैनल पे। वहाँ पे जाओगे, आपको वीडियोस मिलेंगी। तो फर्स्ट चैप्टर हमने पॉलिनोमियल्स कवर किया था। उसके बाद सेकंड चैप्टर जैसा आप सबके साथ डिस्कशन हुआ था मेरा, तो आपने बोला कि डिस्क्रिप्टिव सेशंस पहले लीजिए सर हर चैप्टर के। तो हम लोगों ने रियल नंबर से शुरू किया है, एक सेशन पहले हुआ है, ये सेकंड पार्ट रहेगा। इसके बाद आपका रियल नंबर से रिलेटेड जितना सिलेबस आपको दिया हुआ है, डिफाइंड है, KVS में, NVS में और EMRS में, सबके टियर 2 में जितना सिलेबस डिफाइंड है, उसके आधार पे अगर कहीं से भी कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है तो आप उसमें पीछे नहीं रह पाओगे। ठीक है। तो ये पार्ट 2 रहने वाला है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे आपका। हम लोग सेशन शुरू करते हैं। बस एक छोटा सा पोर्शन है कि अगर आप मुझसे पूछते हो कई बार कमेंट करके कि सर इसकी जो शीट्स हैं जो प्रैक्टिस करनी है या फिर जो इसके नोट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, तो भाई वो नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, तो आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर कुछ लोगों के कमेंट रहते हैं, सर iOS के लिए हम लोग क्या करें, हैं हमारे पास सर आईफोन है, उसमें चलती नहीं है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ORG कोड दिया हुआ है, नहीं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड जो होता है वो मैं नीचे लिख दूंगा, आप उसको डालेंगे तो आप ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो अब शुरू करेंगे। देखिए, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, चैप्टर का हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और आज के हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन हम लोग तो वर्स्ट चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर होके चलेंगे भाई, कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मेरे को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ जाएगा तो भी हम उसको अटेम्प्ट करने के हिसाब से तो रेडी होने चाहिए भाई। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हम लोग, आप खुद सोचिए, आपके लिए तो एक तरीके से जंग है ये, तो आप अगर जंग के लिए भाई पूरा अच्छे से प्रिपेयर्ड होके ही नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं मार खाए खा सकते हो आप। ठीक है। अगर आपने सारे अपने मतलब प्रॉपर प्रिपरेशंस नहीं करी हैं, अपनी सेफ्टी गियर्स नहीं लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं होता है ना कि हम लोग मार खा जाते हैं। सेम चीज़ आपका एग्ज़ाम में होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठने जा रहे हो और आपने अपनी सारी चीज़ें रेडी नहीं रखी, ठीक है। मान लो आप 5 चैप्टर पढ़ के गए और उस 5 चैप्टर को आप ऊपर ऊपर से बस झाड़ू लगा के निकल गए, तो मामला गड़बड़ा जाएगा, अगर पेपर का पैटर्न थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दिया गया तो इसलिए मैं चाहता हूँ आपको हर चीज़ पढ़ा दूँ। जितनी चीज़ों से क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो हर चीज़ आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन। मेरे को यहाँ करना क्या है, एक तरीके से मेरे को रिप्रेजेंटेशन करना है किसका, 5.37 का, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आप लोगों ने NCERT पढ़ी है तो आप समझ जाओगे सर इस चीज़ को कैसे करना होता है। रियल नंबर लाइन पे हमें एक तरीके से 5.37 को प्लॉट करना है। जिसने अगर NCERT यहाँ पढ़ी है पहले, वो आराम से इस चीज़ के बारे में आइडिया लगा लेगा। सर इसमें मेरे को 2 या 3 स्टेप की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मेरे सामने सर 5.37 दिया हुआ है। ठीक है। तो स्टेप 1 जो मेरा होना चाहिए यहाँ पे, मेरा जो स्टेप 1 होना चाहिए, मेरे को सर इसका 5.37 कहाँ लाई करेगा। आप कहोगे सर एक रियल नंबर लाइन होगी, उसमें 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो आप यहाँ पे स्टेप 1 लिखिए, क्या लिख सकते हो आप स्टेप 1 में, आप आराम से बना सकते हो स्टेप 1 को, कि मेरे को लोकेट करना, मेरे को एक रियल नंबर लाइन चाहिए। मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, लोकेट 5 and 6 ऑन रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। स्टेप लिख के अपना काम खत्म कर दो आप एक नंबर लाइन बना दोगे। आप इस पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, 1, इधर बना लो 1 2 3 4 5 and 6। तो आप इसमें 5 को और 6 को क्या कर दो, लोकेट कर दो। मेरा पहला स्टेप हो गया सर। सेकंड स्टेप मेरे लिए क्या होना चाहिए, अब मैं क्या करूँगा, 5 और 6 के बीच में आप जानते हो कितने स्मॉल डिविजन्स होते हैं। 5 और 6 के बीच में कुछ स्मॉल डिविजन्स होते हैं सर, छोटे छोटे। तो कितने होते हैं हमारे, जो मेरा रियल नंबर लाइन है, मान लो एक स्केल है मेरे पास, उसमें क्या होंगे, तो सर मैं इनको 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें आराम से स्टेप में लिख सकते हो, डिवाइड, 5 और 6 के बीच में इंटरनल आ गया ना, आपके इंटरवल आ गया, सॉरी, डिवाइड द इंटरवल
डिवाइड द इंटरवल। ये जो 5 और 6 का इंटरवल है, इसको क्या कर दो, डिवाइड द इंटरवल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दो, 10 इक्वल पार्ट्स। फिर आपका वही खेल आ जाएगा कि आपने क्या किया, सर मैंने 5 और 6 को, अगर यहाँ पे 5 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 6 हो गया सर। मैंने क्या कर देना है, मैंने सर 5 को और 6 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सपोज अभी तो हमें तो पता है, देखो हमारे पास मान लेते हैं कोई सेंटीमीटर का स्केल रहता है, जो हम लोग स्कूल्स में स्केल यूज करते हैं, या हम लोग अपनी लाइफ में जो भी मतलब हमारा जैसे ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, तो हम लोग जो स्केल मेजरमेंट स्केल भी यूज कर रहे होते हैं, तो 10 10 पार्ट्स में डिवीजन होता है उसका। तो 5 और 6 को मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया। क्या यहाँ से बेटे ब्रेक करने के बाद क्या मैं इसको इस चीज़ के बारे में नहीं बोल सकता कि लाइक दिस, कि मेरे पास जो है ये हो जाएगा 5.1, 5.2, ऐसे करके मैं चलता रहूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.3। ठीक है, 5.4। इतना लिख के मेरे को जाना है 5.37 पे। तो इसका मतलब सर मेरे को इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को फिर से सेम स्टेप रिपीट कर देना है। स्टेप 3 में लिख दो, स्टेप 3। स्टेप 3 में आप क्या बोलोगे, आप आराम से बोल सकते हो यहाँ से कि सर मैं 5.3 और 5.4 वाला जो इंटरवल होगा उसको ब्रेक कर दूंगा दोबारा। मैंने क्या कर देना है, डिवाइड द इंटरवल, यहाँ पे इसके बराबर में लिख भी सकते हो आप 5 to 6, डिवाइड द इंटरवल 5.3 से लेके 5.4 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। फिर आप ब्रेक करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप बोलोगे सर मैंने फिर से ब्रेक कर देना है। तो ये मेरे पास बना 5.3, 5.31, 5.32, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 5.4 है, ये 39 38 37। तो ये जो मेरे पास होगा 5.37, इसको प्लॉट कर दो आप। इसको मान लो सपोज लिख दो ए, लिख दिया आपने। इसको आप क्या लिख सकते हो, आपने सब, मैंने मान लिया आपने इसको क्या लिखा, ए लिखा। तो ये जो ए पॉइंट होगा यही विजुअलाइजेशन हो गया मेरा, ये मैंने डिनोट कर दिया एक तरीके से। मैंने क्या किया, मैग्नीफाई किया चीजों का। आप सोचो, आपका एक नंबर लाइन है भाई, आपने नंबर लाइन पे क्या किया, 5 और 6 वाले इंटरवल को जूम आउट, जूम इन किया, सॉरी जूम इन किया। तो आपने देखा 5 और 6 के बीच में 10 डिविजन थे, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4। आपने 5.3 और 4 को जाके फिर जूम इन किया, जूम कर दिया आपने, जूम किया तो 5.3 और 5.4 के बीच में 10 इंटरवल मिले, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, ऐसे करके आपकी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। अब सपोज करो ये होता 5.374, तो आप क्या करते, 5.37 और 5.38 को उसको फिर 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देते। ऐसे उसके बाद फिर कुछ और होता तो उसके बीच में फिर 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देते। तो ऐसे हम लोग इनफाइनाइट चीजों तक चलते रहते हैं। और इसीलिए यही एक रीजन होता है कि एक स्टेटमेंट आप पढ़ते हो हमेशा कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स की, रैशनल दो रैशनल के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं मेरे पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझे होंगे। तो सर इसका कंक्लूजन कैसे लिखूं, आपने तो कंक्लूजन लिखने के लिए बोला, कंक्लूजन आप लोग क्या बना सकते हो, यहाँ से कंक्लूजन डाल के लिख दो, पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स 5.37 ऑन रियल नंबर लाइन। ये आपका कंक्लूजन हो गया, आपने कंक्लूड भी कर दिया। देखो आपने क्या किया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में चलेंगे हम यहाँ से, मैंने इसके सारे स्टेप्स दिखा दिए। गिवन मेरे पास इसमें एज सच कुछ नहीं था, मेरे को बस 5.37 के बारे में चीज़ों का इन्फॉर्मेशन पता था। लेकिन उसने क्या बोला, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से, या तो मैं दिखाता उसमें टू विजुअलाइज करके और फिर लिख सकता था। मैंने स्टेप्स लिखे, स्टेप 1 लिखा, स्टेप 2 लिखा, स्टेप 3 लिखा। मैंने रियल नंबर लाइन पे उसका मैग्नीफाई करते हुए चीज़ों को दिखाया। लास्ट में मैंने जो पॉइंट था उसको ए पे डिनोट कर दिया। ओके, ए पे डिनोट करते ही उसके बाद मैंने क्या लिखा कंक्लूजन में, पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स 5.37 ऑन रियल नंबर लाइन, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज थोड़ा सा गला खराब है भाई, इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब आ जाते हैं हम यूक्लिड वाले पे।
मान लो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बोला है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से मुझे क्या क्या चीज़ें याद आती हैं? मुझे याद आता है सर कि मैं पढ़ता था क्लास 10th में कि समथिंग लाइक ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे रिमाइंडर के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ जिक्र कर रहे थे। तो वो यूक्लिड साहब थे, उन्होंने अपना लेमा मतलब एक देखिए, यहाँ से क्वेश्चन है मेरा, आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप एक बार कमेंट में मेरे को ये जरूर बताओगे लेमा जो होता है, लेमा का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, कुछ चीज़ें आपके लिए भी छोड़नी चाहिए। लेमा का मीनिंग क्या होगा, ये आप बताओगे, ताकि मुझे भी पता लगे कितने सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो सच में तैयारी कर रहे हैं, जिनको पता है लेमा क्या है, थ्योरम क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होती है। तो ये सब चीज़ें, हालांकि ये सब चीज़ें जो हैं जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री होगी, जो आपका एक चैप्टर भी है यूक्लिड्स पोस्टुलेट वाला, उसके अंदर मैं चीज़ों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप बता सकते हो कमेंट करके कि जो ये सर लेमा है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा। ठीक है, जैसे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मैं पढ़ता था, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? मेरे को स्टेटमेंट लिखना है सपोज, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मैंने मान लो मेरे पास, मैंने रफ में ऐसा कुछ लिखा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर, सपोज मैंने जो है, एक नंबर है ए, एक नंबर है ए, अगर मैं उसको बी से डिवाइड कराता हूँ, अगर मैं, कोई भी एक नंबर आया, नंबर ए है, सपोज मेरे पास, मैंने बोला कि आपको 15 को 2 से डिवाइड कराना है, 15 को 2 से डिवाइड कराना है, तो आप कहोगे सर 15 जो है ये क्या हुआ? ये सर डिविडेंड हुआ। 2 क्या हुआ सर? डिवाइजर हुआ। अब डिवाइड जब आप कराते हो तो यहाँ पे 2 7 जा 14 जाएगा। ठीक है, वो 7 कोशेंट बन गया, और 15 और 14 में से हट के एक रिमाइंडर बचेगा, वो आर बच गया मेरे पास। तो ऐसे हम लोग आराम से कर लेते हैं, जब मेरे पास नंबर की टर्म्स होती हैं तो मैं आराम से कर लेता हूँ। उन्होंने हमें क्या दिया? एक लेमा बना के वेरिएबल की फॉर्म्स में दिया। इसने क्या बोला? जब आप ए को बी से डिवाइड करवाते हो, एक कोशेंट मिलेगा आपको। उसने क्या बोला? जब आपने कोई भी एक नंबर है, सपोज कोई भी एक रियल नंबर है, आपका एक नंबर है ए, आपने उसको डिवाइड कराया बी से। जब आपने उसको बी से डिवाइड कराया, तो यूक्लिड साहब ने सिर्फ इतना बोला कि आप किसी एक नंबर ए को जब आप बी से डिवाइड कराओगे, ध्यान से सुनना भाई, किसी नंबर ए को बी से डिवाइड कराओगे, तो आपको हमेशा एक कोशेंट मिलेगा, हमेशा एक कोशेंट मिलेगा, एंड एक रिमाइंडर मिलेगा। अब वो रिमाइंडर क्या हो सकता है? रिमाइंडर सर जो होगा, या तो जीरो होगा, रिमाइंडर या तो जीरो होगा, क्योंकि अगर जीरो हुआ तो कंप्लीटली डिवाइड मार जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा। तो सर कितना ज्यादा होगा? उतना ज्यादा होगा जितना वो नंबर खुद होता है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, स्टेटमेंट तो हम लोग कर लेंगे। ये तो हमारे सामने सपोज डिस्क्रिप्टिव में छोटा सा क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट करने का। मैं इस पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता कि मैं स्टेटमेंट बता के आगे बढ़ जाऊँ। मैं बस एक ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ, आपको यूक्लिड लेमा क्लियर हो जाए। सपोज जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आपने 15 को डिवाइड करवाया 2 से, 2 7, कुछ लोगों के लिए बहुत ही बेसिक हो सकती है ये चीज़ें, क्योंकि सबको आती है। मैंने मान लिया कि 90% लोगों को आती है, लेकिन अगर 10% लोग भी, क्योंकि मैं खुद बचपन में इस चीज़ को ना मतलब क्रैम करता था यार, मतलब सीधा याद ही कर लेता था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे करके। तो मैं चाह रहा हूँ कि जिसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में कमी है यहाँ पे, वो क्लियर हो जाए, इसलिए मैं नंबर के फॉर्म से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये लिखा हुआ 2 7 जा किया, तो क्या बना? 14 बना, रिमाइंडर बच गया 1। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, मैंने क्या बोला? ये जो 15 से आपने डिवाइड किया, यहाँ पे क्वोशंट आया। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? ये रिमाइंडर जीरो हो जाता है सर, कम से कम, सॉरी। मान लो एक नंबर मेरे पास कुछ ऐसा होता 14, इसको मैं डिवाइड करा रहा था 2 से, तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना आता? जीरो आता सर। कहने का मतलब ये है, ये रिमाइंडर मेरा जो होता है ये जीरो हो सकता है, बिल्कुल। जीरो होगा तो सर क्वोशंट मेरे को थोड़ा ज्यादा मिलेगा, कंप्लीटली डिवाइड मारेगा, पहली चीज। रिमाइंडर जीरो होते ही क्वोशंट जो क्या करेगा, इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, मतलब एक तरीके से, ठीक। या फिर रिमाइंडर कितना निकला? सर 1 निकला। अगला क्वेश्चन, मेरा डिवाइजर क्या है सर? 2 से मैं डिवाइड करा रहा हूँ, 2 से। क्या किसी पॉसिबिलिटी में ऐसा हो सकता है क्या? मान लेते हैं मैंने ऐसा कर लिया, मेरे पास है 14 या 16 मान लो, मैंने 2 से ही डिवाइड कराया, और 2 7 जा, क्वोशंट को मैं सेम रख रहा हूँ इसी बार, चलिए। 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या आया? सर 2 आ गया।
अब आप यहाँ पे देखो, रिमाइंडर इधर कितना है, 2। पर आप खुद ये सोचो, क्या ऐसा डिवीजन, ये वाला डिवीजन जो है, क्या ये करेक्ट है क्या? आप कहोगे सर डिवीजन में तो जब ये 2 8 जा पे देखना, आप क्या बोलोगे सर, ये जब 2 8 जा, 2 8 जा पे जब 16 कंप्लीट चला जा रहा है, रिमाइंडर तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सर जैसे मेरा रिमाइंडर और मेरा ये जो डिवाइजर होता है, मेरा रिमाइंडर जिस दिन डिवाइजर के इक्वल आया, उस टाइम पे तो वो कंप्लीट डिवाइड कर सकता था, कोशेंट ज्यादा हो जाता, रिमाइंडर छोटा होकर जीरो बन जाता। तो यहाँ से मैंने एक चीज ढूंढी कि जो मेरा रिमाइंडर होगा ना, वो जीरो तो हो सकता है, वो जीरो से बड़ा भी हो सकता है, बट जो डिवाइजर होगा, जैसे इस केस में 2 था, तो उसको 2 से छोटा होना पड़ेगा भाई। तो मेरे सामने ऐसी कंडीशन निकल के आ गई। इनइक्वालिटी वाला चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके देख सकते हो, ऐसी कंडीशन आ गई। तो यहाँ से मैंने एक चीज देखी, रिमाइंडर हमेशा जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो डिवाइजर होगा उससे छोटा होगा। इसी चीज को देखो, अब हम यहाँ समझेंगे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ आपके लिए। इसी चीज को मैं अगर इसमें यहाँ पे समझाऊँ आपको, तो मैंने क्या बोला, यूक्लिड ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि कोई भी एक नंबर है ए, आप इस ए नंबर को बी से डिवाइड कराओ, तो आपको एक क्वोशंट मिलेगा भाई, क्यों मिलेगा, मिलेगा सर। और यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज आएगी, उसके बाद नीचे एक रिमाइंडर आएगा आर। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ये जो रिमाइंडर था ना, ये रिमाइंडर जो होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा, या जीरो के इक्वल होगा, या तो जीरो आ जाएगा, रिमाइंडर जीरो मतलब क्वोशंट कंप्लीट डिवाइड कर गया, या फिर जीरो से बड़ा होगा बट वो इस डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो ये कंडीशन आपको कभी नहीं भूलनी भाई। इसको ध्यान में रखते हुए, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको स्टेटमेंट देनी है, बना लेंगे सर। स्टेटमेंट देने का ये मतलब थोड़ी होता है सर मैं एग्जैक्टली सेम वर्ड टू वर्ड मतलब चीजों को सेम लिखूंगा, नहीं भाई। मेरा देखो स्टेटमेंट, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं अगर आज के बाद, शायद मैं अगली बार आपको यही चैप्टर पढ़ा रहा होता, शायद मैं आपको दोबारा रियल नंबर पढ़ाऊंगा, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो स्टेटमेंट मैं अभी बोल रहा हूँ मैं सेम स्टेटमेंट बोलूंगा भाई। ये याद करी हुई चीजें थोड़ी है यार, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजें हैं। हो सकता है इसी चीज को मैं कुछ और तरीके से आपको कुछ और वर्ड्स को यूज करके समझा रहा होता। तो सेम केस आपका है, आपको स्टेटमेंट को समझ लेना है एक बार, रट्टा नहीं मारना, उसका स्टेटमेंट समझ लिया, आप उसको जाके अगर अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो वो गलत नहीं मानी जाती, आपका मैसेज कन्वे होना चाहिए उस चीज से। ठीक, तो ये मैं समझ गया। जैसे अब अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ गए हो कि ए इक्वल टू बी क्यू आर, बी क्यू प्लस आर ही क्यों लिखते हो, साथ में कंडीशन क्यों लिखी जाती है, तो एक बार बता देना मेरे को, कमेंट जरूर कर देना भाई, ठीक है। तो इसके बारे में अब हमें लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है सर। मुझे स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास सर कोई भी दो, क्या होंगे, दो इंटीजर हैं, मेरे पास एक ए है, एक बी है, दो इंटीजर हैं। अब जो मैं डिवाइड करवा रहा हूँ, ये भी ध्यान देना, जो डिवीजर है मेरा, जो बी है, वो एक तो जीरो से बड़ा होना चाहिए भाई, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, एक यूनिक इंटीजर ऐसे जरूर निकलेगा जो कोशेंट होगा क्यू, रिमाइंडर होगा आर। किस तरीके का होगा वो हमने लिख देना है इधर। तो अब यहाँ पे मैं अगर आपके सामने लिखूं इस चीज को, इसमें एक पेज ऐड कर लेता हूँ मैं ना। तो मेरे को सपोज करो यहाँ पे लिखना है, ये आ गया, मेरे को यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मैं क्या लिखूंगा, फॉर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर्स, इंटीजर्स ए एंड बी, ए एंड बी, दो इंटीजर्स हैं कोई भी दो इंटीजर्स ए एंड बी, और किस तरीके से हैं भाई कि बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। फिर क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट, एक चीज है, एक दो नंबर्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी दो नंबर्स के लिए, ए और बी के लिए एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट क्यों, यूनिक लिख लो यहाँ पे ना, यूनिक होंगे ये क्वेश्चन, जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन अलग अलग हो सकते, देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर, यूनिक क्वोशंट मिलेगा आपको, यूनिक रिमाइंडर मिलेगा। कैसा मिलेगा, देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर। अच्छा, कैसे भाई, सच दैट, किस तरीके का मिलेगा, सच दैट, अब यहाँ पे कंडीशन लिख दो, सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू
प्लस आर। इसका मतलब ऐसे दो इंटीजर, जो भी कोई भी दो इंटीजर्स होंगे, उनके लिए दो यूनिक नंबर्स आपको मिलेंगे, दो यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे, क्यू और आर। कैसे होंगे वो? ऐसे होंगे, अगर आपने ए को बी से डिवाइड कराया तो आपको एक रिमाइंडर मिलेगा और एक क्वोशंट मिलेगा। ये तो हो गया आपकी कंडीशन। साथ में कॉमा लगा के आपको ये चीज लिखनी होगी, वेयर रिमाइंडर कैसा होगा, या तो जीरो से इक्वल और बड़ा, या फिर बी से छोटा। ये चीज हो गई आपकी स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट आप आराम से लिख पाओगे और समझा भी पाऊंगा मैं। तो कैसी हुई सर? फॉर एनी इंटीजर्स ए एंड बी, कैसा? जो डिवाइजर होगा वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट यूनिक quotient and remainder, कैसे? such that a is equal to bq plus r, where remainder is greater than or equal to 0 but less than b। इसी चीज को उठा के आपको कई बार एमसीक्यू में डाल के दे देता है कि रिमाइंडर के बारे में पूछ लेता है, इनइक्वालिटी का साइन लगवा लेता है आपसे वो। ठीक है। काफी लोगों को लगा होगा कि बहुत स्लो जा रहे हैं, लेकिन जरूरी है यहाँ पे जाना इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मेरे को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आप ये मान के चलिए अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीके से स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है, थ्योरम है ये भी। तो इसका स्टेटमेंट आपको बताना है। इसमें क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको क्या बोलता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, ध्यान से सुनिए, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, सारे कंपोजिट नंबर जो होंगे वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, जितने भी होंगे मैं आपको इसको लिख के समझाता हूँ, देखो। ठीक है। इसने क्या बोला, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल। अभी के लिए आंसर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ अभी भाई। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो एक सबसे छोटा प्राइम नंबर, सर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है। फिर हमने क्या देखा है, उसके बाद सर 3 आता है, फिर 5 आता है। ये मेरे प्राइम नंबर चल गए। मैं कह रहा हूँ अच्छा प्राइम छोड़ दो, कंपोजिट नंबर सबसे छोटा, सर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। अच्छा सर 1 नहीं होता क्या? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट भाई। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, उसके बाद फिर 6 आएगा, उसके बाद सर 8 आ जाएगा, उसके बाद आप कहोगे 9 आ सकता है, 10 आ जाएगा, ऐसे करके मेरे कंपोजिट चलते रहेंगे। ये मेरे प्राइम नंबर्स हैं और ये मेरे कंपोजिट नंबर्स हैं। मैं आपको एक रिलेट करके बता रहा हूँ थ्योरम को, वरना तो हम लिख तो लेंगे, स्टेटमेंट में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। आप खुद एक चीज सोचो, क्या इस 4 को मैं 2 इंटू 2 बोल सकता हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो आप। इस 6 को मैं क्या बोल सकता हूँ? सर आप इसको 2 इंटू 3 बोल सकते हो। 8 को मैं क्या बोल सकता हूँ? सर 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को क्या बोल सकता हूँ? 3 इंटू 3। 10 को क्या बोल सकता हूँ? 2 इंटू 5। तो ऐसे ही आप एक चीज नोट करना यहाँ पे, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो जितने भी आपके कंपोजिट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से मिलके बने होंगे। ठीक है। अब आप खुद सोचो, क्यों ऐसा क्यों बोला सर? रीजन के पीछे जाएंगे हम लोग। ऐसा क्यों है कि सर वो प्राइम के नंबर्स के प्रोडक्ट में ही होके जा रहे होंगे? ये रीजन क्यों दे रहे हो आप? देखो प्राइम नंबर्स, आप खुद सोचना, प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन ही क्या था? प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन ही क्या बना था? आप सोचो, जब आप छोटी क्लासेस में थे, क्या डेफिनेशन पढ़े थे आप? कि प्राइम नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वन, इधर वन और नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 प्राइम है, या तो ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। 3 एक प्राइम है, या तो 3 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब आप खुद सोचो, अगर इन नंबर्स को मान लो मैंने प्राइम को मल्टीप्लाई कराना शुरू किया, मैंने सपोज बोला 2 इंटू 2 को 2 से ही कराया, उसी प्राइम को सेम प्राइम से कराया, 2 इंटू 2, तो 4 हो गया। अब आप खुद सोचो उस 4 के कितने फैक्टर हो गए? सर एक तो फैक्टर 1 था, एक नंबर इटसेल्फ, ये तो हमेशा ही होते हैं, लेकिन मैंने 2 इंटू 2 से बनाया था 4, तो 2 उसका फैक्टर बन गया। तो दो से ज्यादा फैक्टर होते ही क्या हो गया? कंपोजिट बन गया सर। सपोज मैंने दो अलग अलग प्राइम्स उठा के मल्टीप्लाई कराए, 2 इंटू 3 कराया, 2 इंटू 3 कराया, 6 बन गया मेरे पास। तो सर 6 के फैक्टर ढूंढने जा रहा हूँ, एक तो 1 खुद होगा, एक 6 खुद से होगा, तो 1 और 6 दो तो हो गए, लेकिन ये मल्टीप्लाई करके 2 और 3 से बने थे, तो 2 भी तो फैक्टर हुआ, 3 भी फैक्टर हुआ। तो दो से ज्यादा फैक्टर होते ही क्या बन गया? कंपोजिट नंबर। तो इसीलिए जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है,
ये बोलती क्या है देखो। अगर मैं अब इसका अब स्टेटमेंट लिखूं आपके सामने, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या बोलेगा, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हर एक कंपोजिट नंबर को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, किस किस टर्म में कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। फिर अगला क्वेश्चन देखिए मेरे सामने क्या आ जाता है, ये जो प्राइम की प्रोडक्ट में कर रहे हैं, ये तो सर 2 into 3 और 3 into 2 अलग अलग है क्या? नहीं मेरे भाई, ये सेम ही होंगे। इसके लिए मैं इसको अलग से लिख दूंगा, इन टर्म्स ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यूनिकली, यूनिकली या इन अ यूनिक मैनर, जो भी आप बोलना चाहो, यूनिक होगा वो, जैसे जो ये प्रोडक्ट होगा, जैसे 4 है, 2 into 2 से ही बन सकता है, इसके अलावा किसी और से। 6 है, 2 into 3 से बनेगा या 3 into 2 से बनेगा, तो उसके लिए अगले लाइन में लिखने जा रहा हूँ। तो 2 और 3 की ही प्रोडक्ट से 6 बन सकता है, उसके अलावा और किसी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से 6 नहीं बनेगा। ये यूनिकली का ये मतलब होता है। और 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, उसके लिए अगली लाइन लिखूंगा, इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम यूनिकली, अपार्ट फ्रॉम द, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स, ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स, ये चीज आप क्या स्टेटमेंट लिख दिया मैंने आपके सामने। कभी भी स्टेटमेंट पूछे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, आप आराम से बता पाओगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या तो यहाँ लिख लो, कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली या इन अ यूनिक मैनर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स, या फिर आप लिख सकते हो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, ऐसा करके कुछ भी आप अपना लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है। अब हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड ये लाइन मैच हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे ऐसा नहीं याद भाई, ना मैं उन चीज़ों को मेमोराइज करता हूँ, ना मैं सेम स्टेटमेंट में बिल्कुल एक एक शब्द याद रखता हूँ। मेरा मैसेज आप तक कन्वे होना चाहिए, मैंने कर दिया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो मैं क्या स्टेटमेंट लूंगा, स्टेटमेंट ऐसा दूंगा। हो सकता है अगर ज्यादा मार्क्स में पूछ ले तो मैं एक एग्जांपल ऐसे बना के भी दे दूंगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, शो करना है, शो दैट 12 to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर नेचुरल नंबर्स। इसके लिए पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ। कंसेप्ट देखिए क्या कहता है, मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ भाई, अभी मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ इधर। कंसेप्ट, डिजिट 0 और 5। अब आप एक चीज बताना, मान लो मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास एक नंबर आया 20, क्या ये 0 पे एंड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। क्या इसको मैं 2 into 10 बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हो सर। और जो ये 0 है सर, 0 पे एंड हुआ, 20 किस पे एंड हुआ? 0 पे। 0 पे एंड हुआ तो 0 पे एंड किसकी वजह से हुआ सर? एक 10 आना चाहिए उसके अंदर, मल्टीप्लाई में 10 है। और 10 का मतलब क्या है कि उसमें 2 और 5 बैठा होगा। उसमें क्या बैठा होगा सर? 2 और 5 बैठा होगा। तो किसी भी दिन अगर मेरे को किसी नंबर में 2 और 5 का प्रोडक्ट मिल जाए, 2 और 5 का एक पेयर मिल जाए, तो मैं कह सकता हूँ सर वो 2 और 5 का पेयर जो होगा वो 10 बनाएगा। और 10 जो उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसके पीछे 0 लगाएगा। पहला केस। अब सर 5, कोई भी नंबर सपोज करो 5 पे एंड हो रहा है, मान लेते हैं मैंने एक नंबर ले लिया, थोड़ी देर के लिए मान लो 15 ले लिया। इस 15 को मैं क्या कर सकता हूँ अगर ब्रेक करूँ तो 3 into 5। तो सर 5 पे नंबर को एंड होने के लिए उसके अंदर एक 5 बैठा होना चाहिए। उसके अंदर क्या बैठा होगा? उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 5 जरूर बैठा होगा, एक 5 जरूर बैठा होगा। और सर 0 पे एंड होने के लिए उस नंबर के फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में, एक 2 और 5 का पेयर बैठा होगा। एक पेयर जरूरी है मतलब 0 आएगा। सिर्फ 5 बैठा है मतलब सर पीछे यूनिट डिजिट में 5 आएगा। अच्छा सर अगर सिर्फ 2 बैठा होता तो भाई उस केस में हम कुछ नहीं कह सकते। उस केस में फिर अगर पावर्स देखी जाती, 2 की पावर में अगर मैं कुछ 1 देख रहा होता तो 2 ही आता, 2 की पावर में 2 होता ऊपर तो पीछे 4 आता, 3 होता तो मेरा 8 आता।
फोर होता तो 16 आता, फिर 5 पे रिपीट मारता, इसको साइक्लिसिटी भी कहते हैं। मैं हालांकि वो चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वो चीज़ें आपके सिलेबस में भी नहीं है कि साइक्लिसिटी क्या होती है, ये सब क्या होगा। आपको जब कभी मैं नंबर थ्योरी पढ़ा रहा हूँ शायद उस टाइम पे साइक्लिसिटी का मैं जिक्र करूंगा वहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं मेरे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ने क्या बोला, शो करना है 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद, एंड नहीं कर सकते, खुद बता रहा है। तो अब इसमें क्या लिखोगे, अब इस गिवन में क्या डाल सकते हो। मान लो गिवन में आपने बोला, गिवन आपको क्या दिया हुआ है, 12 टू द पावर n, ये नंबर दिया हुआ है 12 टू द पावर n। क्या शो करना है, टू प्रूव या टू शो 12 टू द पावर n कांट एंड विद डिजिट जीरो, डिजिट जीरो और 5। ये अलग है भाई, यहाँ से ये कंसेप्ट अलग है, ठीक है, जीरो और 5। अब आप इसका सॉल्यूशन अगर लिखने जाओ, आप क्या बोलोगे सॉल्यूशन। मेरे को क्या करना है सर, मेरे को सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो 12 की पावर n को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हो सर। और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं क्या, टू इंटू 3, टू टू जा फोर, थ्री जा 12 की पावर n, ये बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ सर मैं। इससे मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ, टू की पावर 2 इंटू 3 की पावर n, ये हो गया सर मेरे पास। क्या इधर मेरे को कोई 5 दिखा गया, नहीं दिखा सर प्राइम फैक्टर, तो मतलब ये 5 पे एंड नहीं होगा। क्या यहाँ पे मेरे को कोई टू और जब 5 ही नहीं दिखा तो 2 और 5 का पेयर कैसे बनेगा, नहीं बन सकता सर। मतलब यहाँ पे जीरो पे भी एंड नहीं करेगा। इसके लिए मैं साफ सिंपल शब्दों में क्या लिख दूंगा, मैं लिखूंगा एज प्राइम फैक्टराइजेशन, एज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 की पावर n डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन 5, does not contain 5, which implies it can't end with digit 5, it can't end with digit 5, and and it also does not contain, और इसमें क्या नहीं मिला, it also does not contain 2 into 5, 2 into 5 pair, which implies it can't end with digit 0। अब आप खुद से सोचो, जो इसने मुझे शो करने के लिए बोला था, क्या मैंने शो नहीं कर दिया, क्या बिल्कुल कर दिया सर। मैंने पहले कंसेप्ट आपको सिखाया, कंसेप्ट क्या कहता है, जीरो पे एंड तभी होगा जब 2 और 5 का पेयर होगा। दूसरा, 5 सिर्फ तब आएगा जब एक एक 5 जरूर होगा उसके अंदर, ठीक। तो मैंने क्या लिखा, गिवन लिखा 12 टू द पावर n दिया हुआ है मुझे, टू शो, शो क्या करना है मेरे को सर, 12 टू द पावर n कांट एंड विद डिजिट 0 और 5। सॉल्यूशन में मैंने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, मैंने आराम से साफ सिंपल शब्दों में लिख दिया कि एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 टू द पावर n डज नॉट कंटेन 5, उसके अंदर 5 है ही नहीं, उसके अंदर 5 है ही नहीं, एक फैक्टर ही नहीं है 5 भाई, देयरफॉर वो 5 एंड नहीं कर सकता। दूसरा, एज इट ऑल्सो डज नॉट कंटेन 2 इंटू 5 एज अ पेयर, 2 इंटू 5 का पेयर ही नहीं है, तो एंड नहीं कर सकता। क्या ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एक्सप्लेनेशन देख के आपको फुल मार्क्स नहीं मिलना चाहिए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन सर कितने मार्क्स का होता है, देखिए भाई आपको सीबीएसई बोर्ड्स में हमेशा 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बन के आया है, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन के आया है। तो उम्मीद करी जा सकती है, अगर क्वेश्चंस आपके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के बने, ऐसा कहीं नहीं है कि आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का बनेगा। अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होगे आप लोग। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन करना है वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट फैक्टर। अब आप एक चीज बताओ, अभी हमने 2 मिनट पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सीखी थी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मेरे को क्या बोल के गई थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोल के गई थी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। उसने बस इतना बोला कि सर जो भी कंपोजिट नंबर्स होंगे, जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे, सारे क्या होंगे, मेरे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होंगे, ठीक है।
या फिर कंपोजिट नंबर होता क्या है सर? कंपोजिट नंबर इज लाइक समथिंग जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। मेरे को एक्सप्लेन करना है कि क्यों होगा। या तो ऐसा क्वेश्चन देखो आपको कैसे मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा या तो ऐसा मिलेगा कि एक्सप्लेन करो कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है, या फिर यही क्वेश्चन, या फिर इसको मैं थोड़ा सा मैं चेंज करूँ अगर, 1 मिनट लूंगा बस आपका इसमें, या फिर आपको ऐसा बना के दे दे, चेक वेदर, फिर वो आपको नंबर दे दे, फिर आपको सपोज ये नंबर दे दे पूरा, दिस इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट, लिख ही दिया मैंने साथ साथ ना, टाइपिस्ट ने शायद नहीं लिखा होगा उस टाइम पे, मैंने लिख दिया भाई साथ साथ। आपको ये क्वेश्चन ऐसा भी तो दे सकता है ना, आपको ये क्वेश्चन, वीडियो गायब हो गई मेरी, वीडियो कहाँ चली गई भाई, ये रही, आ गई, ठीक। मैंने क्या लिखा, ठीक है चल रहा है ना, आवाज़ आपको आ रही होगी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ शायद, क्योंकि मैंने टाइप किया ना, कई इसमें कीज़ ऐसी शॉर्टकट्स लगी हुई हैं कि किसी की से जो है म्यूट हो जाता है, किसी की से मेरा गायब हो गया था वीडियो भी। शायद आपको वीडियो आ रही होगी, अगर नहीं आएगी तो भाई फिर ये वीडियो वीडियो भी खराब हो गया। वीडियो तो विजिबल है मेरे को अभी, रिकॉर्डिंग के टाइम पे देख पा रहा हूँ, एंड ऑडियो भी शायद रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि यार पिछली वीडियो की तरह ऐसा चला जाएगी, इसकी भी आवाज़ गायब हो जाए बीच में। चलो, तो ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है कि मतलब आपको ऐसा, मतलब और करके मैं आपको लिख दिया, मैंने नीचे लिख ही दिया कि एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर है, या फिर चेक करो कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक चीज देखो, प्राइम नंबर सर जिसमें दो ही फैक्टर होते हैं, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करने जाऊं तो मैं क्या करता, मैं इसमें आराम से लिखता सर 3 × 5 × 7 प्लस में 7, मैंने इसमें से 7 को कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास क्या बना, 3 × 5 × 1, प्लस में 7 कॉमन निकला तो 1 आया। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ सर, 7 × 5 3 = 15 प्लस 1, लिख लो 15 + 1, इसको मैं बोल सकता हूँ 7 × 16, 7 × 16, ये कंप्लीट एक ही नंबर है भाई, ये मैंने एक ही नंबर लिखा है, मैंने 7 को कॉमन निकाला, 15 + 1 क्या हो गया, 16 हो गया। अब आप यहाँ खुद से सोचोगे, इसमें एक नंबर देखो 7 आ गया, एक नंबर क्या आ गया, 7 आ गया। 16 के फैक्टर सोचो आप, खुद से सोचो, 16 का फैक्टर सर 2 होता है, 16 का फैक्टर 1 होता है, 16 का फैक्टर 16 खुद होता है। तो ये जो कंप्लीट एक नंबर मिलेगा 16 × 7, इसको तो कई फैक्टर हो गए सर, इसको तो कई फैक्टर हो गए, इसका एक फैक्टर 7 हो गया, इसका एक फैक्टर 1 होगा, नंबर इटसेल्फ होगा, 2 होगा, बहुत सारे फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ मैं आराम से बोल सकता हूँ एज, क्या बोल पाऊंगा मैं यहाँ पे, एक आराम से एक लाइन पाऊंगा, एज it has more than two factors, it has more than two factors, therefore 3 × 5 × 7 plus 7 is a composite number। हो गया, बस यही इतना सा क्वेश्चन है मेरे पास, और इसको मैं क्या कर दूंगा, अंडरलाइन करो या फिर आप इसको बॉक्स में बंद कर दो, ये मेरे पास आंसर हो गया। मेरे को शो करना था, अगर चेक करना हो तो चेक कर दिया मैंने, तो जैसे ही दो से ज्यादा फैक्टर होंगे मेरे पास क्या बन जाता है, मेरे पास सर वो कंपोजिट नंबर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हालांकि आज हम थोड़ा सा स्लो ज्यादा जा रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको भाई समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है, साथ साथ, क्योंकि आप में से काफी लोगों के ना कमेंट आए, सर हमें सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना, साथ साथ कंसेप्ट भी बता के चलो, तो इसलिए मैं साथ साथ कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो इसलिए ज्यादा टाइम लग सकता है। आपको लगे कि स्लो चल रहे हैं तो आप 2x पे देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 441 एंड 567 और 693। आपको एचसीएफ निकालना है, आपको किससे निकालना है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको इस चीज को निकालना होगा। तो निकाल लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। इसमें क्या करूं मैं, इसमें सर मैं अलग से 3 नंबर्स निकालने हैं, मैंने तो सर 2 सीखे हुए हैं, ठीक है। एचसीएफ मेरे को वैसे आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आता है, कल को उसने डिस्क्रिप्टिव में आपको ऐसा बना के दे दिया कि आप इसी से निकालो भाई यूक्लिड डिवीजन। देखो एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में
और डिस्क्रिप्टिव में क्या डिफरेंस होता है, मेजर मेजर डिफरेंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में उसको सिर्फ आपके आंसर से मतलब है, डिस्क्रिप्टिव में उसको आपसे आपके प्रोसेस से मतलब होता है। ठीक है, अगर मैं, आप तो सारे मैथ्स वाले हो देखो, तो साइंस स्टूडेंट हो एक तरीके से, इतना आप जानते हो, एक चीज, दो चीजें होती हैं, एक है प्रोडक्ट, एक है प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव डिमांड करता है कि प्रोडक्ट क्या है, फाइनल आउटपुट आप कैसे निकाल, वो कैसे हुआ उनको नहीं मतलब, आपने शॉर्टकट लगाया, आपने बड़ा मेथड लगाया, जो भी लगाया। ऑब्जेक्टिव मतलब प्रोडक्ट की ओरिएंटेड होता है, डिस्क्रिप्टिव मेरा प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। डिस्क्रिप्टिव में वो जानना चाहेगा कि आप कैसे कर रहे हो। बस इतना समझ जाओगे तो आप डिस्क्रिप्टिव के आंसर राइटिंग आराम से करनी सीख जाओगे। तो इसमें मेरे को निकालना है तीन चीजों का एचसीएफ निकालना है। मान लो 2 नंबर उठा लिए मैंने, अब तीन का तो सर मेरे को तो ये आता है, मेरे को यूक्लिड डिवीजन में, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको पहले। यूक्लिड डिवीजन में सर मेरे को सिर्फ ये आता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब कि कोई भी 2 नंबर होंगे, उनको डिवाइड करो तो क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। यही तो सीखा था। तो सर यहाँ तो 3 नंबर है, कोई बात नहीं भाई, आप 2 नंबर लेके कर लो। आप इसके अगर स्टेप 1 में चले जाओगे, स्टेप 1 में आप कोई भी 2 नंबर उठा लो, आप 2 नंबर का एचसीएफ निकाल लो आप। जब आप 2 नंबर का एचसीएफ निकालोगे, सपोज मैंने चूज कर लिया, मैंने क्या किया, सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ इसका, देखो साथ साथ आपको समझाते हुए। स्टेप 1 लिया मैंने, स्टेप 1 में मैंने क्या किया, एचसीएफ निकालूंगा मैं, एचसीएफ ऑफ 441 एंड 567, इसका एचसीएफ निकालूंगा। किससे निकालेंगे सर, यूक्लिड डिवीजन से निकालेंगे। यूक्लिड से अगर मैं निकालूंगा तो मेरे को ए इज इक्वल टू 2 नंबर्स को डिवाइड कराना है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। करवा लो आप, यहाँ पे आप क्या बोलोगे सर, 567 को जब आपने 441 से डिवाइड कराना है, तो आप बोलोगे सर 441 इंटू 1 टाइम ही जाएगा, प्लस बचेगा कितना, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 4 गए 2, 5 126, कितना बचा 126। तो आप खुद सोचो, आपका रिमाइंडर आया 126, आपका रिमाइंडर क्या आया, मेरा रिमाइंडर सर 126 आ गया। अब इसके बाद मैं इस 126 से डिवाइड कराऊंगा चीजों को, इससे डिवाइड कराऊंगा 126 से, किसको, कोशेंट को डिवाइड कराऊंगा। जब मैं कोशेंट को डिवाइड कराता हूँ, तो मेरे को इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये देखो, ये मेरे पास, अब मैं आपको साथ साथ इधर अंडरलाइन करता हुआ जाता हूँ, हालांकि आपको अंडरलाइन नहीं करनी चीजों को। मेरे पास सर इससे डिवाइड कर, ये मेरे पास ए का काम करेगा, ए, ये मेरे पास सर बी का काम कर रहा है, मतलब डिवाइजर का काम है। दिस इज कोशेंट, दिस इज कोशेंट, एंड दिस वन इज रिमाइंडर। तो मेरे को जो भी मेरा डिवाइजर होगा, उसको मैं करता हुआ चला जाऊंगा। अगली लाइन में मैं 441 लिखूंगा, 441 को अब मैं 126 से डिवाइड कराऊंगा। जब मैंने 126 से डिवाइड कराया, तो 12 को मैं अगर इससे करूँ, 126 को मैं शायद 3 गुना जा पाऊंगा। अगर मैं इसमें 3 गुना तक चला जाऊं, तो 12 × 3 = 36, 6 × 3 = 18, तो 378 तक मैं चला गया। आगे मैं जाऊंगा तो 78 के बाद 22 उधर से बचेगा और 41 इधर से, तो मेरे पास 63 बचा। मेरे पास कितना बचा, 63 बच गया। तो अब मैं फिर क्या करूंगा, अब इस 126 को इस रिमाइंडर से फिर डिवाइड करा रहा हूँ। 126 को किससे डिवाइड कराऊंगा, 63 से डिवाइड कराऊंगा। तो 63 इंटू 2 किया, तो मेरा कंप्लीट डिवाइड हो गया सर, कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जिस दिन मेरा रिमाइंडर 0 आया, मेरा रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, तो मैं आराम से इस चीज को बोल पाऊंगा, मैं बस रिमाइंडर 0 पे वर्क कर रहा हूँ भाई। जैसे ही मैं दूसरा पेन दिखा देता हूँ, जैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0, तो मैं बोल पाऊंगा जो ये नंबर होगा ना, ये नंबर, ये एचसीएफ हो जाए, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 441 एंड 567 इज इक्वल टू 63। ये मेरे पास आ गया, पहले 2 नंबर्स का एचसीएफ आ गया भाई। मेरे पास क्या आया, पहले 2 नंबर्स का क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब आप एक चीज सोचो, 2 नंबर का मिला के एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तीसरे के साथ अगर मेरे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो 2 का एचसीएफ ये था, तो वो इससे तो छोटा ही होगा या इसके इक्वल होगा, तो इसके साथ मैं निकालूंगा। सेकंड स्टेप में अब क्या कर दूंगा, स्टेप 2 में, स्टेप 2 मैं अब निकालूंगा एचसीएफ ऑफ 63, एंड अब तीसरा नंबर क्या था, 693, ये मेरे पास दिया हुआ है। इसको मैं निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, 693 को डिवाइड कराऊंगा 63 से। जब 63 से मैंने उसको डिवाइड कराना है, तो मैं देख सकता हूँ 63 वन ज़ा 63, 6 और 3 11, 11 पे डिवाइड हो गया। तो कंप्लीट डिवाइड हो गया सर, फिर से रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0, मैं क्या बोल पाऊंगा इधर से, विच इम्प्लाइज
HCF ऑफ 63 एंड 693, इनका भी HCF कितना आ गया सर? 63 आ गया। और ये चीज देख के क्या मैं अब आराम से ये बता पाऊंगा कि तीनों का HCF कितना? तो यहाँ से मेरे को अब कहाँ जाना पड़ेगा? मेरे को फाइनल आंसर की तरफ जाना पड़ेगा भाई। मैं एक पेज ऐड करूँ, इसी में दे देता हूँ थोड़ा सा साइड में ऊपर करके आंसर लिख देता हूँ, इधर मैं आंसर लिख देता हूँ। मैं क्या लिख पाऊंगा यहाँ पे? HCF, यहाँ पे कंक्लूजन डाल लेना, कंक्लूजन HCF ऑफ 441567693 इज इक्वल टू 63। इसको आप लोग अंडरलाइन करोगे या बॉक्स बनाओगे, जैसा भी आपकी मर्जी होगी, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से देखिए HCF कैसे निकालना है। आपने छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कराना है, और तब तक डिवाइड करवाते रहो जब तक मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। जैसे 567 को 441 से डिवाइड कराया तो सर वन टाइम गया, 126 रिमाइंडर। अब इस 441 को 126 उस रिमाइंडर से डिवाइड कराओ, क्लियर। वो फिर कुछ रिमाइंडर बचे, फिर उस डिवाइजर को 126 को फिर रिमाइंडर से कराओ। तो जब तक कराते हुए चले जाओ जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आता। जिस पॉइंट पे जाके रिमाइंडर जीरो आ गया तो उस टाइम पे जो भी मेरा डिवाइजर था, दैट विल बी योर HCF। ठीक है। 3 नंबर निकालने हैं तो मैंने पहले 2 का निकाला, फिर जो HCF आया उसको तीसरे के साथ HCF निकाला। ऐसे ही 4 नंबर होते तो 2 का निकालता, तीसरे के साथ कर देता, तीसरे का चौथे के साथ कर देता, ऐसे करके मैं कर लेता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है? राइट वेदर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ये बताना है मेरे को भाई। पूछ रहा है इसमें, ये शो करने के लिए नहीं बोला भाई। ये पूछ रहा है कि क्या एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, क्या वो 4Q+2 की फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज एन इंटीजर? Q भी जहाँ पे इंटीजर होगा। अब Q इज एन इंटीजर बोला है, उसने नहीं बोला नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होंगे। जस्टिफाई योर आंसर, मेरे को ये आंसर बताना है। आप खुद सोचो, जब भी आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, आप उसको ना जनरलाइज करने की कोशिश किया करो। आप थोड़ा सा मतलब एक एग्जाम्पल लेके और वहां से रूल की तरफ शिफ्ट करो। मैं जब रूल की तरफ शिफ्ट करूंगा, सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने बोला, अब देखो मैथमेटिक्स में एक चीज और होती है मेरे भाई। एक चीज क्या होती है, जब भी आपको नो बोलना होता है ना, आपको किसी चीज को फॉल्स बोलना होता है, तो आपको एक एग्जांपल देना है। और ट्रू बोलना है तो फिर वो ट्रू फॉर एवरीथिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आप खुद से सोचो, मान लो मैंने एक नंबर्स लिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ मैं, कंसीडर कर रहा हूँ मैं। मान लो मैंने बोला कंसीडर पॉजिटिव इंटीजर्स, मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स को ना कंसीडर ही कर लिया भाई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे को शो करना है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या हो सकते हैं? आप बोलोगे सर पॉजिटिव इंटीजर्स में मैं 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे करके मैं बहुत सारे नंबर्स ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल ले सकते हो आप। जब मैं इतने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे ले सकता हूँ, तो इसमें आप खुद एक चीज सोचना, ये तो मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अब मैंने बोला, मैं अगर एक चीज कंसीडर कर रहा हूँ, आप इसको मैं अगर हटाऊं भी यार थोड़ी देर के लिए, मान लो पॉजिटिव इंटीजर, कंसीडर वर्ड हटा दो, ये मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब मैंने एक चीज कंसीडर, अब मैं कर लेता हूँ, मान लो मैंने बोला कंसीडर करो थोड़ी देर के लिए, कंसीडर। मैंने एक टर्म बनाई 4Q। क्या बनाई? 4Q। और Q जहाँ पे एक इंटीजर है, ब्रैकेट में लिख लो Q क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो Q है तो इंटीजर क्या क्या Q की जगह जीरो डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकता हूँ सर। 4 × 0 करूंगा तो सिर्फ जीरो आएगा। अब मैं कह रहा हूँ 4 × Q की जगह 1 डाला तो सर 4 आया, 2 डाला तो 4 × 2 = 8 आया, फिर 12 आया। ऐसे करके सर मेरा चलता रहेगा। अब मैं कह रहा हूँ मेरे को तो क्या देखना है, 4Q+2 देखना, 4Q+2। तो इस 4Q के अंदर अगर मैं +2 कर दूं, तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा? 0+2 2 मिलेगा सर, 4+2 6 मिलेगा, 8+2 10 मिलेगा, 12+2 14 मिलेगा, ऐसे करके नंबर्स मिलते चले जाएंगे। अब एक आप चीज बताओ, क्या ये सारे इंटीजर्स हैं क्या? उसने क्या बोला? एवरी पॉजिटिव इंटीजर। क्या ये सारे इंटीजर हुए क्या? आप कहोगे सर सारे तो नहीं हो पाए, 2 6 10 14 ऐसे करके 18, फिर ऐसे चलता रहेगा। बट आप एक चीज देखो, क्या मेरे ये सारे नहीं हो पाए? तो आप क्या लिख पाओगे यहाँ पे? आप आराम से लिख पाओगे हेयर 1 3 है, 5 है, फिर 7 है, ऐसे करके लिखो, कांट बी एक्सप्रेस्ड।
can't be expressed in 4q plus 2 फॉर्म। इस फॉर्म में ये एक्सप्रेस किए ही नहीं जा सकते भाई। जब इस फॉर्म में ये एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, विच इम्प्लाइज, तो आप यहाँ कंक्लूजन भी लिख सकते हो भाई। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या लिखोगे? एवरी पॉजिटिव इंटीजर, मैं थोड़ी देर के लिए जेड लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म 4q plus 2। बस ये मेरा आंसर हो गया। उसने मुझसे यही तो पूछा कि क्या 4q+2 की फॉर्म में हो सकते हैं। मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिखे 1 2 3 4 5 6 7। फिर मैंने कंसीडर किया, अच्छा एक चीज कर लेता हूँ, क्योंकि उसने क्यू को इंटीजर बोला हुआ है, क्यू बोला है कि इंटीजर है, मैंने बोला पहले 4q को कंसीडर करो। तो मैंने इंटीजर से जीरो से शुरू किया, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। आप -1 भी कर सकते थे, तो वहां से क्या आता, 0 -4 -8 ऐसे कुछ आता। तो 4q से मैं 4q+2 पे गया। मतलब दो दो को ऐड करना पड़ेगा, तो 2 6 10 14 18 ऐसे करके चलेंगे, या फिर माइनस में चलेंगे। तो मेरे को तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बातें करनी थी। मैंने बोला यार इसमें ना 1 3 5 7, जैसे 8 भी नहीं आ रहा, 9 भी नहीं आ रहा, फिर 11 12 13 नहीं आएगा, 15 16 17 नहीं आएगा, तो बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेंगे। और मेरे को तो अगर एक भी ऐसा मिल जाता, मेरे को देखना मैथ्स में क्या होता है, फॉल्स बोलने के लिए, कैन नॉट बोलने के लिए अगर एक एग्जांपल भी देते, मैं तो इतने सारे एग्जांपल दे दिए, 1 है 3 है 5 है 7 है, तो कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 4q+2, तो मेरा आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो करना है स्क्वायर ऑफ एनी, ये आप खुद से कर लोगे भाई, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने कराया था, इसको आप खुद से कर सकते हो, होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट देखेंगे, इफ n इज एन ओड इंटीजर, शो करना है दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। आराम से कर सकते हो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए ना। ये आप खुद से कर सकते हो, बहुत ही आराम से कर ले जाओगे। एक हिंट दे रहा हूँ क्योंकि क्लास थोड़ी सी बड़ी हो रही है। हिंट दे देता हूँ, क्या बोला सबसे पहले, एन क्या है, ओड इंटीजर, या फिर मैं करा ही देता हूँ यार, क्योंकि हिंट दे लो, चलो करा देता हूँ, सॉल्यूशन लिख लो। एन क्या है, ओड इंटीजर है, आपको गिवन है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन एन इज एन ओड इंटीजर, तो देयरफॉर एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन इज इक्वल टू 2k+1। ओड इंटीजर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओड इंटीजर को सर मैं इजीली 2k+1 लिख सकता हूँ। शो क्या करना है भाई, टू प्रूव लिखो या टू शो लिखो, n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8, ये मेरे को दिखाना है। अब प्रूफ के लिए चलेंगे हम लोग। इसको मैं आराम से क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जो n² - 1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n-1 इंटू n+1, और ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा, सिंस a² - b², मैंने यूज क्या किया, a-b इंटू a+b। आप खुद एक चीज सोचो भाई, मैंने करना क्या था, मैंने पहले दिखाया, मेरे को गिवन था n इज एन ऑड इंटीजर, इतना तो आपको आता होगा भाई, आप प्रिपरेशन कर रहे हो यार। n इवन इंटीजर, ये मत सोचना है सर आपने n की वैल्यू 2k+1 कैसे लिख दी। देखो n अगर इवन होता, तो एवरी इवन इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2k, 2 × n, 2n लिख लो। अब 2k नहीं है, आप 2n मानते हो, जैसे यहाँ पे n इसने बोला इसलिए मैं k ले आया, मैं इसमें p भी ले आता, 2p+1 लिख देता। इवन को मैं 2k की टर्म्स में लिख सकता हूँ, ओड को 2k+1 की टर्म्स में लिख सकता हूँ। ठीक है, प्रूव करना है n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8, n² - 1 को प्रूव करना है डिविजिबल बाय 8 है। ओके, प्रूव मैंने लिख दिया। n² - 1 को मैंने क्या किया, मैंने इसको सर एक्सपेंड करके लिख दिया, मैंने इसको ओपन कर दिया। n² - 1 मतलब n² - 1 क्या होगा सर, एक तरीके से n-1 इंटू n+1 होगा, n-1 इंटू n+1 होगा। या आप इसको सीधा एलेबोरेट कर देते, या फिर आप इसको सीधा भी करते, तो आप इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको आराम से सर ये बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। मैंने बोला n की जगह क्या पुट कर लूँ, 2k+1 करोगे, तो इसमें 2k+1 - 1 इंटू 2k+1 + 1, तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, 1 से 1 हट गया, तो यहाँ से निकला 2k, और यहाँ से 2k
+2। एक जगह से तो आपको 2k मिला, एक जगह से आपको 2k+2 मिला। क्या इन दोनों में से मैं 2 और 2 को कॉमन नहीं निकाल पाऊंगा? आराम से निकाल पाऊंगा सर। देखो, मैंने इधर से भी 2 निकाला, इधर से 2 निकाला, तो 2 और 2 मिलके 4 बनाएंगे, इनटू में k, इनटू में k+1। ये मेरे पास चला भाई, मैं यहाँ पे आ गया। अब आप खुद सोचना, मेरे को डिविजिबिलिटी किसकी देखनी है? 8 की देखनी है। अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई नंबर, ध्यान देना, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर किस किस से डिवाइड होगा? सर वो नंबर 1 से होगा, वो तो होगा ही होगा, हर किसी से होगा। सर वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, सर वो नंबर 4 से भी डिवाइड होगा, एंड वो नंबर 8 से तो डिवाइड इसलिए हो जाए। कोई नंबर 1 से, 2 से और 4 से डिवाइड हो गया, तो सर वो नंबर ऑटोमेटिकली 8 से तो डिवाइड होगा ही होगा। इसका मतलब मेरे को अगर एक नंबर ऐसा मिलना है, अब देखो, या तो आप उल्टा सोचो, या आप इस तरीके से, इसको दूसरा तरीका दिखा रहा हूं आपको। आप सोचो आपको क्या मिला? मेरे को सर यहाँ पे ना 4 मिल गया। क्या मिल गया? 4। और 8 से डिवाइड होने के लिए उसमें एक 8 का फैक्टर छुपा होना चाहिए कि नहीं छुपा होना? बिल्कुल होना चाहिए। अब मेरे पास सर दो तीन फैक्टर हैं, 4 है, k है और k+1 है। अब एक चीज बताओ, अगर k ओड होता, अगर k ओड नंबर है, k का वैल्यू ओड इंटीजर है, ओड नंबर है, तो सर k+1 क्या होगा? मान लो k को मैंने 3 माना, तो सर k+1 4 बन जाएगा, एक इवन आ गया। अगर k इवन है, 4 है, तो k+1 ओड होगा। इसका मतलब मैं आराम से बोल सकता हूँ कि इधर, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, 1 ऑफ k और k+1 इज इवन। एक इवन जरूर होगा। क्यों होगा? रीजन मैंने बताया, अगर एक ओड है तो जस्ट उसके अगला इंटीजर कौन सा होगा? इवन होगा सर। 1 ऑफ k और k+1 क्या होगा? इवन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ, अगर एक भी इवन हुआ, देयरफॉर जो प्रोडक्ट होगा दोनों का, देयरफॉर प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 2। प्रोडक्ट किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड हो जाएगा। मान लो k ओड है, k+1 इवन है, तो क्या ये इवन नंबर दोनों का प्रोडक्ट हुआ, k इंटू k+1 का? इस प्रोडक्ट के बराबर में लिख भी सकते हो आप, k+1 इंटू k इज डिविजिबल बाय 2। इस लाइन से मैं कह सकता हूँ, अगर ये पीछे वाली चीज पूरी 2 से डिवाइड हो गई, देखना ये वाली चीज अगर 2 से डिवाइड होती है, तो 4 इंटू 2 मिलके क्या बनाएगा? सर 4 इंटू 2 मिलके 8 बनाएगा। तो यहाँ से क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता, विच इम्प्लाइज 4 इंटू 2, यहाँ से क्या मिला? 8 मिला। अब कंक्लूजन में क्या आ जाएगा? कंक्लूजन लिखोगे जब, n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। ये मैंने मेरा कंक्लूजन लिख दिया। ठीक है। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को सोच रहा था होमवर्क दे दूं आपको, लेकिन फिर मुझे लगा शायद हो सकता है आप सोचो कि सर एक पहले वाला भी दे दिया, कराना नहीं चाहते थे, ये वाला भी दे रहे हो क्योंकि आप कराना नहीं चाह रहे हो। तो n एक ऑड इंटीजर है, शो करना था n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। ओड दिखते ही मेरे दिमाग में आएगा सर 2k+1 की फॉर्म में। n² - 1 से या तो आप डायरेक्ट 10 की जगह पुट कर लेते, तो होल स्क्वायर ओपन करते, फिर वो कराते, वहां से करते। मेरे को क्या होता है, a² - b² दिखते ही मेरे दिमाग में आ जाता है, क्यों ना मैं a - b a+b कर लूँ। वो किया तो 4 इंटू k इंटू k+1 आ गया। फिर मेरा दिमाग गया कि k और k+1, एक ओड है तो दूसरा इवन होगा, पहला इवन है तो दूसरा ओड होगा। तो जब ओड और इवन का प्रोडक्ट कराते हैं तो क्या वो 2 से डिवाइड नहीं होता? क्या बिल्कुल होता है सर, उसमें एक 2 बाहर निकल आएगा, तो 4 इंटू 2 क्या बन जाएगा? 8 बनेगा। मैंने प्रूव कर दिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए, और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। प्रूव दैट 5 - 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। आपको प्रूव करना होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है, सीबीएसई बोर्ड्स में मोस्टली हर साल आता है। ठीक है, तो हो सकता है आपको भी दे दें, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत अगर 10th याद है तो आप खुद सोच सकते हो, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किया करते थे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर। हम लोग प्रूव करने के लिए क्या यूज करते हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग यूज करते हैं। हालांकि मैं ऐसा ही क्वेश्चन क्यों लिया, मैं डायरेक्ट ऐसा भी ले सकता था कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसा भी ले सकता था। मैंने ये ऐसा मिक्स्ड वाला इसलिए लिया कि इसमें सीबीएसई बोर्ड में बच्चों को भी कंफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा कि हम इसमें सर शॉर्ट लिखें या ज़्यादा लिखें।
जब तक आपको पीछे ये ना लिख के देगा, आपको पीछे जब तक उसने ऐसा लिख के नहीं दिया ना कि रूट थ्री एक इरेशनल है, तो आपको पहले रूट थ्री को प्रूव करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए भाई। जैसे प्रूव दैट 5 - 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या उसने ये बताया आपको कि रूट थ्री इरेशनल है? अगर बता दिया क्वेश्चन के अंदर, तो आपको दूसरे तरीके से जाना है, जो कि 3 4 लाइन का सॉल्यूशन होता है बस। अगर उसने नहीं बताया, तो आपको पहले रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, फिर आप वो 4 लाइनों वाला सॉल्यूशन लिखोगे। ठीक है, तो मैं आपको वैसा कराने जा रहा हूँ, पहले मैं रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करने जा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन सबसे पहले मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? मैंने लिखा लेट अस एज्यूम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एज्यूम करूंगा भाई, लेट अस एज्यूम दैट रूट थ्री इज एन रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले मैंने कंसीडर ऐसा किया कि रूट थ्री जो है ना, वो एक रैशनल नंबर है। इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन होता है? हम लोग इसमें करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हमारी बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई सर। आपने कुछ बोला, लेकिन आंसर कुछ और आया। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब आप झूठ बोल रहे हो, मतलब आप झूठ बोल रहे हो, मतलब कि ये तो दोनों चीजें गलत हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसने हम प्रूव क्या करना चाहते हैं कि वो इर्रेशनल है। तो हम लोगों ने एज्यूम किया, अपनी तरफ से मान लिया कि वो रैशनल था। अगर नीचे सोल्व करते 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 हम लोग गलत प्रूव हो गए कि रैशनल वाली प्रॉपर्टी उसने सेटिस्फाई करी ही नहीं, तो हमें मजबूरी में बोलना पड़ेगा कि वो रैशनल नहीं है सर, हमसे गलती हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर गए हम, वो इर्रेशनल है। ऐसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने बोला रूट थ्री क्या है, एक रैशनल नंबर है, एज्यूम कर लिया। अगर रैशनल नंबर है, देयरफॉर अगर वो रैशनल नंबर है, देयरफॉर रूट थ्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर रूट थ्री इज इक्वल टू, क्या मैं रैशनल नंबर को ऐसे नहीं लिख सकता, इज इक्वल टू पी बाई क्यू? वेयर? क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर को तो लिख सकते हो आप, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। वेयर पी एंड क्यू आर, जहां पे पी और क्यू क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं सर, को प्राइम, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यही तो लिखते हैं हम। अब क्या इसमें मैं आगे ऐसा नहीं बोल सकता क्यू को ले जाके उधर मल्टीप्लाई कर दूं? P इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू क्यू हो गया सर, बिल्कुल हो गया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे, तो ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री इंटू क्यू स्क्वायर। बिल्कुल बनेगा सर, बन गया भाई। पी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री इंटू क्यू स्क्वायर। क्या अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता, विच इम्प्लाइज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, देखो डिविजिबल का स्पेलिंग गलत हो गया, बताओ। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री, बोल सकता हूँ। विच इम्प्लाइज जब पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है थ्री, तो क्या पी को डिवाइड नहीं करेगा? विच इम्प्लाइज पी इज डिविजिबल बाय थ्री। यहां तक मैं पहुंच गया। अब आप एक्सक्यूज, मैंने क्या किया, रूट थ्री को क्या माना सर, रैशनल नंबर माना। जब जैसे ही उसको रैशनल नंबर माना, रैशनल नंबर मानते ही क्या मैं रैशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ? लिख दिया सर। फिर मैंने क्यू को इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, स्क्वायरिंग कराई रूट हटाने के लिए, तो पी स्क्वायर इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर। अब आप खुद सोचो, पी स्क्वायर इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर है। कई लोगों को ना ये नहीं समझ आता सर, ये डिविजिबल बाई थ्री क्यों लिख दिया आपने? मेरे सामने मानो लिखा हुआ 24, 24 इज इक्वल टू थ्री इंटू एट। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता थ्री उसका फैक्टर है? बिल्कुल बोल सकता हूँ सर। तो पी स्क्वायर इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर है, तो थ्री क्या होगा, फैक्टर होगा सर पी स्क्वायर का। पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, या तो मैं ऐसा लिखूं थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। मैंने इसको उल्टा लिख लिया, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री, क्योंकि थ्री इंटू प्रोडक्ट हो रहा है ना चीजों का, तो वो डिविजिबल बाय है। अगर पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तीन से, तो पी भी डिवाइड होगा सर, विच इज इम्प्लाइज पी इज डिविजिबल बाई थ्री। इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ को मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट नंबर। मैंने इसको फर्स्ट नंबर बोला। अब क्या करना है, अब मैं अगर वो डिवाइड करेगा, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता लेट पी इज इक्वल टू थ्री इंटू के? अब मुझे थोड़ी ना पता है वो थ्री से डिवाइड करके कितने नंबर पे डिवाइड हो रहा है। पी इक्वल टू थ्री के मान लिया। जैसे ही पी इक्वल टू थ्री के माना, अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ फिर से स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री नाइन के स्क्वायर, ये बना। हमने वन किसको माना था, देखो इसको वन मान लो भाई, इसको मत मानो। आप इसको वन मान लो थोड़ी देर के लिए, मैं यहाँ से वैल्यू उठाने वाला हूँ इसलिए। ठीक है, मेरे पास क्या आया, पी स्क्वायर इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर। मैंने क्या बोला, यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट।
पी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया, 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 k स्क्वायर। अब यहां से क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स k स्क्वायर। ये बना, ये मेरे पास क्या बन गया, ये सेकंड बन गया। सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने बनाया सेकंड। क्या यहां से मैं बोल सकता हूँ विच इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर जो होगा 3 से डिविजिबल है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो क्यू इज डिविजिबल बाय 3। क्यू भी किससे डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया सर। अब आप एक चीज देखो, पी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, क्यू भी 3 से डिवाइड हो रहा है। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता, हेंस 3 इज अ कॉमन फैक्टर, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, क्योंकि पी को भी डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। तो सर 3 जो है कॉमन फैक्टर हो गया ऑफ पी एंड क्यू। दोनों का ही क्या हो गया, 3 कॉमन फैक्टर हो गया। अगर कॉमन फैक्टर हो गया, और यहाँ पे मैं क्या लिख के चला था जब मैंने एज्यूम किया था, यहाँ मैं लिख के चला था पी और क्यू क्या है, को प्राइम है सर। को प्राइम का मतलब होता है कि सिर्फ एक वन फैक्टर, वन इकलौता ऐसा फैक्टर होगा जो दोनों के बीच में कॉमन होगा। बट यहाँ पे तो 3 हो गया। इससे क्या हुआ, हेंस ये हो गया, हेंस 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया आवर एजम्पशन, इसने कॉन्ट्राडिक्ट करी आवर एजम्पशन दैट, क्या एजम्पशन थी मेरी, दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम। ये एजम्पशन खराब हो गई मेरी। तो मैं अब क्या बोल सकता हूँ, अब मैं बोल पाऊंगा विच एम्प्लाइज √3 इज, या फिर मैं बोल सकता हूँ, इससे पहले मैं बोल सकता हूँ, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई तो मैं यहाँ पे बोलूंगा देयरफॉर आवर एजम्पशन, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया था रॉन्ग था वो। और अगर वो चीज़ रॉन्ग थी तो मैं क्या बोल पाऊंगा, यहाँ से नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं इसमें। तो मैं यहाँ से आराम से बोल पाऊंगा विच इम्प्लाइज √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब आप एक चीज देखना भाई, मैंने क्या किया, मेरे को 5 माइनस टू √3 करना था। अगर आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि √3 को आप इरेशनल प्रूव करो, तो कैसे करते, पहले वो सीख लो। एक ही क्वेश्चन में मैं 2 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहाँ रखा था। √3 को करना है तो आपको एज्यूम कर लेना है √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सॉरी, √3 क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल है तो जैसे ही रैशनल एज्यूम किया तो उसको पी वाई क्यू की फॉर्म में डाल सकता हूँ। पी वाई क्यू की फॉर्म में डाला तो पी और क्यू कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो p इक्वल टू √3 क्यू हो गया, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ तो p स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर बना। ऐसा लिखते ही आप देख पाओगे सामने, आराम से देख पाओगे कि सर p स्क्वायर जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो सर p भी डिवाइड होगा। फिर अगर p 3 से डिवाइड होगा तो उसको फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया, p इज इक्वल टू 3 इंटू के। इसमें लिखा तो इसके आगे जब हम चले तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करी तो सर पी स्क्वायर इक्वल टू 9 के स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की जगह वैल्यू उठा के लेके आए 3 इंटू क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 के स्क्वायर आया। तो 3 के स्क्वायर आते ही मैंने देखा क्यू स्क्वायर जो है 3 से डिवाइड होगा। अगर क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिकली मेरे भाई क्यू भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो यहाँ से पता लगा कि 3 एक जो है कॉमन फैक्टर निकला पी और क्यू का। पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या निकला, 3 निकल गया। बट हमारी एजम्पशन क्या थी कि पी और क्यू तो को प्राइम होंगे। हमने तो रैशनल माना था ना, रैशनल तक कब होगा, जब पी और क्यू को प्राइम होते हैं। तो मेरी एजम्पशन जो थी उसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। दिस इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेरी मेथड क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो मैं क्या बोल पाऊंगा यहाँ से कि ये जो मेरा एजम्पशन है ना वो रॉन्ग था। और एजम्पशन क्या था, रैशनल था। बट एजम्पशन रॉन्ग होने की वजह से क्या हो गया, √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा भाई मेरे पास। अब मैं इसको प्रूव करूंगा, मान लो यहां तक होता तो हम यहां करके हेंस प्रूव कर देते, बट नाउ लेट अस प्रूव, लेट अस प्रूव 5 - 2 √3 था ना, लेट अस प्रूव 5 - 2 √3 इज इरेशनल। इसको भी तो इरेशनल दिखाना है मुझे, इरेशनल। तो इसमें क्या करूं मैं, एज्यूम करूंगा, या फिर नाउ वी विल लिख लो, नाउ
वी विल प्रूव। अब क्या करेंगे दोबारा, मैं फिर से एक एजम्पशन लेके आना चाह रहा हूँ। लेट अस एज्यूम, फिर से एजम्पशन लेंगे, लेट अस एज्यूम 5 माइनस 2√3 इज रैशनल। इसको क्या मान लूंगा, रैशनल मान लूंगा। रैशनल मानते क्या बन जाएगा, 5 माइनस 2√3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब मेरा एक टारगेट होगा, मैं √3 को एक तरफ कर दूंगा बस भाई। जैसे ही √3 को एक तरफ करूंगा तो 5 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू 2√3। इससे क्या बनेगा, मेरे पास बन जाएगा 2√3 इज इक्वल टू 5 क्यू माइनस पी अपॉन क्यू। यहाँ से क्या बनेगा, √3 इज इक्वल टू 5 क्यू माइनस पी अपॉन 2 क्यू। ऐसा कुछ बना। √3 किसके इक्वल आ गया, 5 क्यू माइनस पी अपॉन 2 इंटू क्यू। यहाँ पे लिखना तो लिख भी सकते हो, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसको मैंने मान लो थोड़ी देर के लिए 3 बोल दिया। अब एक चीज बताओ, जैसे ही मैंने ये लिखा, क्या मैं इस चीज को ऐसा नहीं बोल सकता सर ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म आ गया। सो क्या बोल सकता हूँ इस चीज को मैं आराम से बोल पाऊंगा। सो √3 इज अ रैशनल नंबर as it is in the form of p अपॉन q। ये p बाई q की फॉर्म में आ गया, एक तरीके से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया। ये कैसा फॉर्म में आ गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया। अब भी देखो, दो तरफ p, दो जगह p बाई q हो गया। इसको अगर हटाना हो तो सर हम कैसे कर सकते हैं, इसको आप a बाई b लिख लो। लो, आप इसको क्या लिख लो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a बाई b। a बाई b की फॉर्म में है। बट यहाँ से क्या आ जाएगा, बट वी नो, हमें क्या पता है, बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल। हमें क्या पता, अभी प्रूव किया हमने ऊपर देखो, बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल। हमें तो पता है ना कि √3 इरेशनल। कैसे पता है सर, प्रूव करके लेके आए हैं ऊपर। अब देखो, एक बार तो √3 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ गया, मतलब कि ये रैशनल हो गया, √3 रैशनल हो गया। बट हम जानते हैं सर कि √3 तो इरेशनल होता है। देखो कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम क्या जानते हैं, √3 क्या है, इरेशनल हो गया। फिर एक शीट ऐड करनी पड़ेगी इसमें। जैसे इरेशनल हुआ, therefore our assumption was wrong, therefore our assumption was wrong। हमारी assumption कैसी है, wrong है। which implies 5 minus 2√3 is an irrational number, is an irrational number। यहाँ क्या लिख दूंगा, hence proved। ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ, देखिए 1 घंटा 13 मिनट भी हो गया, आज क्लास काफ़ी लंबी हो गई यार, है ना। तो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। जितना रियल नंबर्स के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं आपके सिलेबस में से, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो भी हो सकते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ रखने की कोशिश करी है। हालांकि इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा होना चाहिए था, 5 माइनस 2√3 का। मैंने इसी के सॉल्यूशन में कंप्लीट आपको एक क्वेश्चन की तरह मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन कराना था छोटा सा, उसकी जगह कंप्लीट ही क्वेश्चन करा दिया, कि ताकि आपको कोई अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी सारी चीज़ें। तो मेरे भाई और मेरी बहनें जितनी भी मुझे देख रही हैं यहाँ पे, और अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हो इस लेक्चर में, तो आप ही सीरियस कैंडिडेट हो, आप ही सिंसियर हो भाई पढ़ाई को लेके। आपको लगे कि स्लो है तो थोड़ा सा 2x पे देख लिया करो वीडियोस को, क्योंकि मेरे को हर टाइप के एस्पिरेंट्स को कैटर करना पड़ता है भाई। क्योंकि अब हर आईक्यू का देखो होता है बच्चा हमारे पास, ठीक है। तो हमें हर किसी को साथ लेकर चलना है। तो अगर आपको लगे स्लो है, तो आपके पास तो फीचर है भाई, 2x पे देख सकते हो, आप इसको 1.5x पे देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ रियल नंबर्स आपका अच्छे से हो गया होगा। इसकी प्रैक्टिस शीट 1 आपको ऑलरेडी मिल चुकी थी। प्रैक्टिस शीट 2 जो है रियल नंबर्स के डिस्क्रिप्टिव की, वो भी आपको इस वीडियो के साथ साथ ऐप के ऊपर मिल जाएगी। तो प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे, सिर्फ ये 9-10 9-10 क्वेश्चन लगाओगे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं।
आप अपने सिलेक्शन से दूर कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, आपको यहाँ से सीखने के बाद प्रैक्टिस लगाना बहुत ज़रूरी है। वो प्रैक्टिस आप शीट से लगाओ, वो प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी की बुक से लगाओ, वो प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लगाओ, आप आर डी शर्मा से लगाओ, एक्स वाई जेड किसी भी पब्लिकेशन या किसी भी प्लेटफॉर्म से लगाओ। अगर आपको ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जहाँ भी मिल रहे हैं, आप वहाँ पे लगाओ। ठीक है, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो को हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ओके, सो थैंक यू।